तो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत लग करके बहुत मेहनत करके हमने चैप्टर निपटा दिया। आवाज गूंज रही है ना? एक सेकंड, तो बाहर से भी तो आवाज आ रही है आज। हेलो, हाँ अब ठीक है, आवाज गूंज सी रही थी ना। तो हमने कहा बहुत सारी मतलब काफी मेहनत करके हमने वो चैप्टर निपटाया। ठीक है, 8-9 पार्ट तक वो खिंच गया और अब हमारे पास रह गए एक ये चैप्टर मैं करा रहा हूँ और उसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर है। लास्ट चैप्टर तो छोटा सा है, ठीक है, इंडेक्सेशन काफी अच्छा और काफी बढ़िया चैप्टर है और छोटा भी है, बट बीच में ये दो दो चैप्टर हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े, आपको पता है। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपने देखे होंगे बुक में। ठीक है, और रूट्स देख करके भी काफी बच्चे भाग जाते हैं पहले कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो देखेंगे किन बच्चों को रूट्स निकालना आता है, किन को रूट्स निकालना नहीं आता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारा परिक्षेपण, जिसको अपकिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकिरण। तो परिक्षेपण के माप या अपकिरण के माप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, अगर जो हो सके थ्योरी में पार्ट में तो। ठीक है, और देखते हैं कितने मतलब कितने इसमें पार्ट्स में चैप्टर बनता है, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और काफी सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, मैं कराऊंगा सारी चीजें। ठीक है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं उसके बाद कि क्या नाम है, जैसे मान लो कि रेंज तो कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए अगर इस बार कोर्स का पार्ट नहीं है तो अगली बार वालों के लिए तो होगा ना, क्योंकि पिछले जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था तो पिछली बार भी क्या है, बहुत सारी चीजें कट गई थी, है ना। तो इस बार एक बार अपना सिलेबस चेक कर लेना कि आपके इसमें जो कुछ चीजों में जहाँ पे सारी चीजें कराने वाला हूँ, टेंशन मतलब मैं सारी चीजें कराऊंगा, कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जो आपके लिए रेलेवेंट हो आप देख सकते हो, पूरी फुल वीडियो आपके लिए रहेगी अवेलेबल, हर कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। तो जो जो कॉन्सेप्ट आपके लिए रेलेवेंट है आप वो कॉन्सेप्ट कर लेना। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परिक्षेपण यानी अपकिरण। तो हमारे पास क्या है, यह मदों के क्या है, विचलन का माप है। मदों के विचलन का माप है, वेरिएशंस जो आती है ना उसका माप है। इसने बोला परिक्षेपण वितरण के केंद्रीय मूल्य से, कहां से? केंद्र मूल्य मतलब होता है जो बीच का जो मूल्य निकलता है वहां से चर मूल्यों के विचलन की सीमा है, यानी यहां से चर मूल्यों के विचलन की सीमा। होता क्या है, देखो ये चैप्टर ही डेविएशन टाइप का, यानी विचलन निकालने का। यानी हम पहले अभी तक हमने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, अब हम क्या करेंगे, जो बीच का जो पोर्शन होता है यानी जो मीन होता है, उस मीन से हर मद की दूरी देखते हैं, यहाँ पे विचलन देखते हैं कि गैप कितना आ रहा है, ये बताओ। यानी हमको जैसे बीच का हमने कोई मीन निकालते, मीन क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज बीच का पोर्शन होता है। तो वहां से हर आइटम्स की हम दूरी को मेजर करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मेजर करते हैं मतलब मापते हैं। तो यह मदों के विचलन का माप है। क्या है? विचलन का माप है, जो उनमें चेंजेस, जो दूरी आ रही है ना, जो गैप आ रहा है उसका माप है। तो परिक्षेपण वितरण के केंद्रीय मूल्य से, यानी जो मिड वैल्यू होगी वहां से चर मूल्यों के विचलन की सीमा है कि जो बाकी जो चर है, जो चर मूल्य है उनमें कितना गैप आ रहा है, तो वो निकालना क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है, अपकिरण कहलाता है। और डेफिनेशन देख सकते हो बाउले और स्पीगेल के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, तो बाउले के अनुसार परिक्षेपण मदों के विचरण का माप है। परिक्षेपण क्या है? मदों के विचरण का माप है। विचरण का माप मतलब होता है जो उसमें जो स्प्रेड यानी जो जो बिखराव हो रखा है, जो वो फैले हुए ना, तो उसका माप होता है, उसे कहते हैं बाउले। ठीक है, जैसे सपोज करो ना, एक मैं ऐसी देखो, मैं एग्जैक्ट मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, बट हल्का फुल्का समझने के पर्पज से। सपोज करो आपने लिया यहाँ पे 5, फिर लिया आपने 3 और फिर लिया आपने 4, है ना। अब इसका मैंने कहा मीन निकालो, तो 5 3 8 4 12, 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो अब 4 से इनका दूरिया देखो, इसमें कितने गैप है? 1 का। ठीक है, यहां कितने गैप है? 1 का। यहां कितने का गैप है? आपका 0 का। तो ये जो गैप बता रहा है जो कि प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो गैप्स हैं यही तो हमारे चैप्टर के काम है, जो पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। ठीक है ना, तो दोबारा बोल रहा हूं, इसकी जो डेफिनेशन को कवर जरूर करें। ठीक है ना, यह मदों के विचलन का माप है, अर्थात परिक्षेपण केंद्रीय मूल्य से, जो केंद्र का मूल्य निकलेगा वहां से चरों के मूल्य के विचलन की सीमा है। तो बाउले ने भी यही बोला कि परिक्षेपण मदों के विचरण का माप है। थोड़ा अटपटी थ्योरी है, बट कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो परिक्षेपण मदों के विचरण का माप है। ठीक है, जबकि स्पीगेल ने कहा संख्यात्मक आंकड़े एक माध्य मूल्य मतलब वही मीन। ठीक है, माध्य बोलते ना से, तो माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की, यानी आपको जो मिड वैल्यू निकला 4 निकला, मान लो 4 यहाँ पे कहीं गैप, मिड वैल्यू 4 आ गया।
अब 4 से किस तरह से फैले हुए हैं, कुछ 4 से ज्यादा होंगे तो कुछ 4 से क्या होंगे, कम होंगे। तो संख्यात्मक आंकड़े एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जिस सीमा तक फैलने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उस सीमा को, ठीक है, उस सीमा को उन आंकड़ों का क्या कहते हैं, विचरण या परिक्षेपण कहते हैं। उस सीमा को उन आंकड़ों का विचरण या परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? अटपटी थ्योरी है, मैं बार बार खुद से बोल रहा हूं अटपटी थ्योरी है, बट कोशिश करो सब समझने की, ठीक है ना। चलो, अब किरण परिक्षेपण को बिखराव बोल सकते हो, बिखराव मतलब स्कैटर, प्रसार बोल सकते हो यानी स्प्रेड, ये भी फैलाव ही होता है। विचरण बोल सकते हो, वेरिएशन आदि नामों से भी जाना जाता है, इसलिए जगह जगह विचरण यूज हो रहा है। विचरण और विचलन अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना, वैसे तो लगभग दोनों वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैं विचरण यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। आगे तो यहां तक मैं एक बार कंप्लीट कर रहा हूं आपके सामने, देखो क्या बोल रहे हैं। यह मदों के विचलन का माप है, यहाँ पे विचलन लिखा है, यह मदों के विचलन का माप है, यानी जो परिक्षेपण वितरण के यानी जो आपके पास जो सीरीज दे रखी होगी उसके केंद्रीय मूल्य से चर मूल्यों के विचलन की सीमा, यानी जो उसमें गैप आ रहे हैं वो, यानी बावले ने भी वही बोला, परिक्षेपण मदों के विचरण का माप है। और स्पीगल ने बोला संख्यात्मक आंकड़े एक माध्य मूल्य के, यानी जो मध्य में जो मूल्य आएगा उसके दोनों ओर, कुछ उससे कम होंगे कुछ उससे ज्यादा होंगे, तो दोनों ओर फैलने की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं, उस सीमा को उन आंकड़ों की क्या कहते हैं, उन आंकड़ों का वितरण या परिक्षेपण कहते हैं, जिसको परिक्षेपण को बिखराव, प्रसार, विचरण आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात औसत एक केंद्रीय मूल्य, यानी अगर मैं एवरेज की बात करूं, मीन की बात करूं, तो वो केंद्रीय मूल्य होता है जो समस्त वितरण को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? समस्त, यानी जो पूरा समूचा वितरण होता है, जो समूचे वितरण को प्रदर्शित करता है। जबकि परिक्षेपण व्यक्तिगत मूल्यों की, यानी जो हर एक मूल्य की किससे, केंद्रीय मूल्य से दूरी को दर्शाता है, यानी केंद्र का एक वैल्यू निकालो, फिर वहां से देखो हर मूल्य कितना कितना दूरी पर है, तो ये कौन बताता है? ये परिक्षेपण बताता है। समझ आए? तो समराइज फॉर्म में क्या निकला, औसत जो है मध्य मूल्य निकालता है, केंद्रीय मूल्य निकालता है, जो कि पूरी जो वितरण है, जो सीरीज होती है, श्रेणी होती है, उसको दर्शाता है। जबकि जो परिक्षेपण होता है वो क्या करता है, वो व्यक्तिगत मूल्यों की, यानी जो हर एक मूल्य की केंद्रीय मूल्य से, यानी जो आपने माध्य निकाला है वहां से विचलन, यानी वो वहां से दूरियां बताएगा, कौन कितनी दूरी पर है, उस माध्य से, ठीक है ना। तो काफी टाइम लगा दिया हमने इसमें, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करो इसे, ये छोटा सा पोर्शन में मैंने जानबूझ के टाइम लगाया आपके लिए। तो अब आगे देखिए, जो कठिन पोर्शन था उसमें हमने टाइम भी अच्छा खासा लगा दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखते हैं फटाफट से, जो परिक्षेपण होता है, जो अपकिरण होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है श्रेणी के औसत मूल्य से, यानी जो मिड वैल्यू होती है ना, जो आपका जो मीन है, वहां से मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी को क्या करना, ज्ञात करने में सहायक। तो ये श्रेणी के औसत, यानी जो केंद्रीय मूल्य निकालते हो, वहां से मदों के जो विभिन्न मूल्य है, वहां से विभिन्न मदों की जो उस केंद्रीय मूल्य से कितनी दूरी है वो ज्ञात करने में सहायक, ठीक है। नंबर 2 या 2 से अधिक, अगर 2 या 2 से अधिक श्रेणी आपके पास, तो उनकी विचरणशीलता की तुलना करने में सहायक, यानी उनमें क्या गैप कितना है, ठीक है ना, वो कितने फैले हुए हैं, वो ज्ञात करने में क्या है, सहायक है, यानी उसको तुलना करने में भी सहायक है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 2 पॉइंट प्लीज। श्रेणी के औसत मूल्य से, औसत मतलब जो केंद्र मूल्य निकला, कॉमा, मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या करना, ज्ञात करने में सहायक। तो मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करने में सहायक है केंद्रीय मूल्य से, यानी जो मिड वैल्यू है, जो बीच की वैल्यू निकली आपकी, वहां से जो मदों की विभिन्न जो मूल्य है उनकी दूरी क्या है। पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक श्रेणियों की विचरणशीलता की तुलना, अगर आपके पास श्रेणियां 2 या 2 से अधिक है तो उनकी विचरणशीलता की तुलना करने में भी क्या सहायक है, यानी केंद्रीय मूल्य से कितना कितना ये भाग रहे हैं, कितना कितना फैलाव है इनका, वो चेक करने में, पहले एक इंडिविजुअल सीरीज का चेक किया, दूसरे चेक किया, फिर आपस में चेक किया, तो पता जाता है, तुलना करने में सहायक हो जाता है, ठीक है ना। आगे, अन्य सांख्यिकीय उपायों के लिए उपयोगी, यानी अन्य सांख्यिकीय उपाय, जैसे आप सहसंबंध पढ़ोगे, इसके बाद सहसंबंध मतलब होता है कोरिलेशन, ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। प्रतिपगमन है एक हमारा, रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो कोरिलेशन रिग्रेशन है कहीं ना इसी विचरण पे ही आधारित है, यानी ये फैलाव जो निकालते हैं ना, इसी पे आधारित होता है एक तरीके से देखा जाए तो। आगे, यह ज्ञात करना कि माध्य श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं, जो आपने मीन निकाला था, क्या वो श्रृंखला का सही से प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। और श्रेणी का जो बनावट है,
उसके बारे में भी आपको सूचना मिल जाती है, बस इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आगे लिखा है, अर्थात यह पता लगाना है कि माध्य के दोनों ओर, यानी जो कुछ संख्या जो माध्य से ज्यादा होगी, जो कुछ संख्या जो माध्य से कम होगी, तो उनके दोनों ओर मूल्यों का फैलाव कितना है। तो ये 5 पॉइंट है आपके पास। पहला, श्रेणी के औसत मूल्य से, यानी जो आपका जो मीन निकलने वाला वहां से मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करने में सहायक। नंबर 2, दो या दो से अधिक श्रेणियों की विचरणशीलता की तुलना, कि दोनों में जो गैप, जो मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो गैप आ रहा है, फैलाव आ रहा है, उनकी विचरणशीलता की तुलना करने में सहायक। अन्य सांख्यिकी उपायों में सहायक, जैसे सहसंबंध प्रतिपगमन में सहायक है। ठीक है ना। यह ज्ञात करना कि माध्य श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं, और उसके अलावा श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना, अर्थात यह पता लगाना कि माध्य के दोनों ओर मूल्यों का फैलाव क्या है। माध्य के दोनों ओर मूल्यों का फैलाव क्या है, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे देखिए, आपके पास जो अगला हमारा परिक्षेपण के माप। तो माप में हमारे पास जो है, ठीक है, दो तरह के माप है हमारे पास, एक है निरपेक्ष, एक है सापेक्ष। कौन सा है? एक है आपका निरपेक्ष माप, एक है आपका सापेक्ष माप। ठीक है ना। निरपेक्ष माप की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट मेजर्स, और अगर सापेक्ष की बात करें तो रिलेटिव मेजर्स। ठीक है, बना लीजिए साथ साथ में। ठीक है ना। मैंने दोबारा बोला, ये आपका थोड़ा सा अटपटा जरूर है, और जो थोड़ा अटपटा जरूर है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी थ्योरी है, कर लेते हैं। ठीक है ना। आपको नंबर नहीं कटवाने, मैं ये सोच के चलता हूं। ठीक है ना। तो फटाफट से देख लीजिए यहां तक खरा। निरपेक्ष माप क्या होता है? ठीक है, उसको पढ़ने से पहले सापेक्ष पढ़ लेते हैं। सापेक्ष में लिखा हुआ है, अपीकरण का सापेक्ष माप वह होता है जिसमें आंकड़ों के अंतर को अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे जो आंकड़ों का जो अंतर आएगा, जो विचरण आ रहा होता है ना, वहां पे जो है उसको अनुपात या प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया। जबकि अपीकरण का निरपेक्ष माप वो माप होता है जिसमें आंकड़ों का जो अंतर होता है, जो औसत जो भी आएगा, ठीक है, उन्हें उन्हीं इकाइयों में दिखाया जाता है जिनमें मूल आंकड़े होते हैं। जैसे मूल आंकड़े भार है, आकार है, इस तरह से दिखाए जाते हैं ना। ठीक है, ऊंचाई है, इस टाइप से दिखाया जाए, तो उसी वे में ही इसको दिखाया जाएगा। ना तो उसको अनुपात में दिखाएंगे, ना ही इसको प्रतिशत में दिखाएंगे। मतलब जैसे आंकड़े दिए होंगे ना, सेम वैसे ही दिखाएंगे इसको। तो निरपेक्ष में क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। तो भार की फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, आयु दिया है, जो भी दिया है उस फॉर्म में करेंगे। तो उसने बोला अपीकरण का निरपेक्ष माप वो माप होता है जिसमें ठीक है, इकाइयों को वैसे ही, जिसे उन्हीं इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जिसे उन्हीं इकाइयों में बिल्कुल वैसे, जैसे ओरिजिनल यूनिट थे ना, बिल्कुल वैसे व्यक्त करेंगे। तो जिसे उन्हीं इकाइयों में व्यक्त किया जाता है जिनमें मूल आंकड़े होते हैं, मतलब जिसमें मेन आंकड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे इसको व्यक्त करना है। और यहाँ पे आंकड़ों को कैसे व्यक्त करेंगे, या तो अनुपात या तो प्रतिशत के रूप में। जो विचलन आएगा ना, जो आपका जो विचरण आएगा, ठीक है ना, जो बीच में डिफरेंसेस यानी स्प्रेड आएगा, फैलाव आएगा, उसको ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे। आगे इसका प्रयोग एक समंक श्रेणी, एक समंक श्रेणी मतलब एक जो आंकड़ों की जो एक श्रेणी होगी उसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। जबकि इसका प्रयोग दो अथवा अधिक, इसमें दो अथवा अधिक समंक जो आंकड़ों की जो श्रेणी होगी उसके लिए, उसकी तुलना के लिए किया जाता है। तो ये दो या दो से अधिक श्रेणियों के लिए किया जाता है, तुलना करने में सहायक होता है, क्योंकि और ये एक ही समंक श्रेणी नहीं, एक ही जो आंकड़ों की जो श्रेणी होती है उसी के लिए किया जाता है। इसे परिक्षेपण गुणांक या अपीकरण के गुणांक भी कहा जाता है। इसको परिक्षेपण गुणांक या अपीकरण के गुणांक भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा डिफरेंस भी आपको मिल गया। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं पहले ही बता देता हूं, आईएमपी है ये। ठीक है ना। तो ये आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। नोट डाउन करिए इसे। तो आगे देखिए फटाफट से। जैसे ही हम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम 90% खत्म हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते ही। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके कोर्स में इस बार क्या क्या आ रहा है। ठीक है ना। मैं पूरे सारे कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले से बोला परिक्षेपण यानी अपकिरण। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन कोई गलत कर दी हो, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है ना। तो ध्यान देना, बोलते हो क्या होता है, कुछ निकल गया ना, जैसे अपकिरण को अपिकिरण बोल दिया हो गलती से। ठीक है, तो देख लेना। तो परिक्षेपण या अपकिरण ज्ञात करने की विधियां, तो मैंने कहा भाई विधियां तो इतनी सारी है, उनको पहले दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। पहला है निरपेक्ष माप, दूसरा है सापेक्ष माप। ये तो आपको पता ही है, दो है। अब पहले निरपेक्ष की बात करें तो निरपेक्ष में हमारे पास परास, यानी परास को विस्तार भी बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि विस्तार आता है तो बच्चे कर देते हैं, परास लिखता तो बच्चे गोल गोल हो जाते कि परास है क्या चीज भाई। तो परास और विस्तार एक ही चीज होती है, जिसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। दूसरा पढ़ना है चतुर्थक विचलन
या अंतर चतुर्थक परास, जिसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल हमारा रेंज, ठीक है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज यहां पे है ठीक है ना। चलो उसके बाद माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, माध्य विचलन, और फिर मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। और एक आपका कर्व भी है, वो है लॉरेंज कर्व। कौन सा है? लॉरेंज कर्व है आपके पास ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 चीजें यहां पढ़ाएंगे हम। साथ में सापेक्ष माप है, साथ साथ में खत्म भी हो सकता है बड़े प्यार से, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। जो आपने यहाँ पे परास यानी विस्तार यानी जो रेंज निकाला है उसका क्या करो, परास विस्तार गुणांक निकाल लो। यानी यहाँ पे गुणांक निकलते हैं ना, बताया था, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। यहाँ पे आपने चतुर्थक विचलन निकाला तो यहाँ पे बोलते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक लग जाता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन निकालोगे तो यहाँ पे माध्य विचलन गुणांक निकालोगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो यहाँ पे उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था यानी मानक विचलन का क्या निकालोगे, गुणांक निकालोगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी होता क्या है, यानी यहाँ पे आप कोएफिशिएंट निकाल रहे हो इस वाले में सारे, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे नॉर्मल चीजें हैं जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, मीन डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे, साथ में कोएफिशिएंट हो सके तो उसको भी निपटा देंगे, है ना। तो जितना जल्दी हम ये निपटा सकें, सोचो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है ना, जैसे ही निपट जाएंगे सारे। तो अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, यानी पहला हमारा रेंज, ठीक है ना। बट देखो कोशिश करते कोई ये थ्योरी वाला अटपटा पार्ट था तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ। प्लीज इस पार्ट को 2 बार देख लेना हो सके तो। अगर जिसको अभी समझ नहीं आया, थोड़ी थ्योरी अटपटी थी तो समझना आया तो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन पार्ट है सारा, ठीक है ना। ये फिर भी मैं याद रखना, देखो कैलकुलेशन पार्ट जरूर है, फिर भी ये तो बताऊंगा ना कि ये परास क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये फॉर्मुलों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बन जाती है, वैसे फॉर्मुले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बन जाती है, बट मैं अभी थ्योरी कराऊंगा जगह जगह, बीच बीच में मैं थ्योरी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो जो अब आगे वाले पार्ट है वहां थोड़ा बहुत थ्योरी वाला न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी देखते हैं यार, बुक तो एज इट इज, मुझे भी याद नहीं है कि बुक में कितनी सारी चीजें कराई थी मैंने, ठीक है ना। चलो, क्योंकि ट्यूशन में हम क्या करते हैं ना, ट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, वो इस टाइप का होता है कि मैं पहले न्यूमेरिकल निपटा देता हूँ सारे, उसके बाद फिर बाद में थ्योरी करते हैं काफी देर बाद, काफी दिनों बाद, ठीक है ना। चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। डन।